दिशा बाइक के पीछे बैठ गई और अभिमन्यु ने बाइक दौड़ा दी। जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। चारों ओर कोहरा फैलने लगा था और ठंड बढ़ गई थी। तभी बाइक के दोनों टायर पंक्चर हो गए। अभिमन्यु बाइक को स्टैंड पर खड़ी करके बाइक की ओर गुस्से से देखने लगा। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। एक तो रात का समय, ऊपर से इस बाइक के दोनों टायर पंक्चर हो गए। टेंशन मत लो, मैं आर्यन को फोन करती हूँ। इतना कहकर दिशा ने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया, मगर उसमें नेटवर्क नहीं था। अभिमन्यु भी अपना फोन चेक करने लगा, मगर उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। वो दोनों रात के सन्नाटे में कोहरे के बीच एक सुनसान जंगल में खड़े हुए थे। तभी अभिमन्यु को अंधेरे में एक साया चलता हुआ नजर आया। कुछ ही देर में वो साया दोनों के करीब आ गया। वो एक बूढ़ी औरत थी जो लाठी पकड़े हुए थी। लगता है तुम दोनों परदेसी हो, रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं माँ जी, बाइक के दोनों टायर पंक्चर हो गए हैं और हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। रात का सन्नाटा फैला हुआ है बेटा, और ये डायनी का इलाका है। यहाँ जंगली जानवर रात में टहलते रहते हैं। पैदल जाने में तुम दोनों को खतरा हो सकता है। यहाँ से कुछ दूर पर मेरी एक झोपड़ी है। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। डायनी का नाम सुनकर दिशा बुरी तरह चौंक गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। वो बूढ़ी औरत अपनी लाठी लेकर आगे आगे चलने लगी। अभिमन्यु बाइक घसीटता हुआ उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों एक झोपड़ी के सामने खड़े हुए थे, जिसके चारों ओर लंबे घने पेड़ ही पेड़ थे और वहाँ भी चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। दिशा के चेहरे पर अब डर झलकने लगा था। दिशा ने आहिस्ता से अभिमन्यु से कहा, अभिमन्यु, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। लगता है तुम्हारे दिमाग में आर्यन की बातें हावी होने लगी हैं। तभी उन दोनों के कानों में बुढ़िया की आवाज टकराई। अंदर आ जाओ तुम दोनों, मेरा बेटा अभी आता ही होगा। लेकिन यहाँ कोई आसपास मकान नजर क्यों नहीं आ रहा? अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि अचानक तेज बारिश होने लगी। वो बूढ़ी औरत अभिमन्यु की बात का जवाब दिए बगैर झोपड़ी के अंदर चली गई। अब उन दोनों के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए और वहाँ बिछी हुई एक चारपाई पर बैठ गए। बूढ़ी औरत उन दोनों की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोली, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अपने बेटे को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत बाहर चली गई। उन दोनों को वहाँ बैठे बैठे काफी देर हो गई थी। बाहर अभी भी रिमझिम बारिश हो रही थी। दिशा ने अपनी घड़ी देखी तो वो चौंक गई। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। दिशा डरते हुए अभिमन्यु से बोली, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है अभिमन्यु, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उस बूढ़ी औरत को गए हुए काफी देर हो गया है। कहीं आर्यन की बात सही तो नहीं? मेरे पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। दिशा की ये बात सुनकर अभिमन्यु बुरी तरह से चौंक गया और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो दिशा? क्या हो रहा है तुम्हारे पेट में? मुझे यहाँ बैठे हुए काफी देर हो गई है, लेकिन अभी तक मेरे पेट में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं। इतना कहकर दिशा ने अपने पेट पर हाथ रख लिया, मगर जैसे ही उसने अपने पेट पर हाथ रखा, दिशा अपने पेट को हैरत और खौफ से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। अभिमन्यु, आर्यन की बात बिल्कुल सही थी, मेरे पेट में बच्चा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? इतना कहकर अभिमन्यु ने जैसे ही दिशा के पेट पर हाथ रखा, उसका पेट बिल्कुल सपाट था। अभिमन्यु के डर और दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। तभी उन दोनों को बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अभिमन्यु और दिशा ने जैसे ही अपने कदम उस झोपड़ी के बाहर निकाले, तो बाहर का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। बाहर एक 6 फुट का बड़ा ही भयानक दिखने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसके चेहरे का मांस जगह जगह से फटा हुआ था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उस बूढ़ी औरत की आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके दांत अजीब और बिल्कुल पीले थे। यही है मेरा बेटा। दिशा की जोरदार चीख निकल गई। 「 कौन हो तुम?
डाइनी। आर्यन सही बोल रहा था अभिमन्यु। जितनी तेजी से यहाँ से भाग सकती हो उतनी तेजी से यहाँ से भागो। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी वो भयानक व्यक्ति बेहद फुर्ती से दिशा के नजदीक आ गया और उसने दिशा का गला बुरी तरह से दबोच लिया। अभिमन्यु अपनी पत्नी को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा कि तभी डाइनी ने अपने पंजे से अभिमन्यु के कंधे को फाड़ कर रख दिया। अभिमन्यु जमीन पर गिर गया। उस भयानक चेहरे वाले ने अपने पंजे से दिशा का पेट फाड़ दिया। दिशा एक चीख के साथ ढेर होकर जमीन पर गिर गई। वो बूढ़ी औरत अब अभिमन्यु की ओर खूंखार नजरों से देखने लगी। तभी अभिमन्यु को दूर से बहुत सारी रोशनियां नजर आई। अभिमन्यु ने देखा कि बहुत से गांव वाले हाथों में मशाल लिए उनकी ओर चले आ रहे थे। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे थे वो भयानक दिखने वाली डायन और उस पिशाच के कदम पीछे की ओर हटते जा रहे थे। वो दोनों धुआं बनकर गायब हो गए। उस झोपड़ी का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। अभिमन्यु बेहोशी की गहराइयों यानी कि नींद में समा गया। तभी उसके कानों में उसके दोस्त अनिरुद्ध की आवाज गूंजी। वो गांव वालों से बोल रहा था, इसकी पत्नी मारी गई, उठाओ इसको और जल्दी ले चलो यहाँ से।